पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं आदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते हैं। खासतौर पर हमारे तीनों सेगमेंट्स रहते हैं विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आज के हमारे इस एपिसोड में इन तीनों सेगमेंट्स के माध्यम से क्या कुछ जानकारियां हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, आइए जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। किसान भाइयों बहनों, जब हम बात करते हैं कपास की फसल की तो इसमें पिंक बॉल वॉर्म रोग लग जाता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें जानकारी हो कि कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, क्या इसके लक्षण हैं और कैसे इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इन्हीं तमाम बातों के बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि मंत्रालय की डीडी किसान स्टूडियो से DPPQS फरीदाबाद की उपनिदेशक डॉक्टर सुनीता पांडे। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। कपास भारत की प्रमुख नकदी फसलों में से एक है और इसका उत्पादन मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में किया जाता है। इससे किसानों को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीके से लाभ होता है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण कीट हैं। उनमें से इसका एक प्रमुख कीट है पिंक बॉल वॉर्म। तो पिंक बॉल वॉर्म के कंट्रोल के लिए सबसे पहले तो आप खेत की अच्छे से साफ सफाई करिए और जो भी पुरानी फसल का अवशेष है उसको हटा दें। इसके अतिरिक्त अपने खेत को खरपतवार मुक्त रखिए एवं जो हमारे पिंक बॉल वॉर्म के जो भी नेचुरल एनिमी हैं जैसे ट्राइकोग्रामा, कैम्पोलेटस, किलोनस स्पीशीज़ और ब्रेकोन स्पीशीज़, इन सब के संरक्षण को हमें बढ़ावा देना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो इसके प्रीडेटर हैं जैसे कॉक्सिनेलिड बीटल है और रिडोविड बग है, इनके भी हमें संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप अपने खेत में नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का 5% का छिड़काव बुवाई के 60 ही दिनों बाद करें। और जो ट्राइकोग्रामा, क्योंकि इस पिंक बॉल वॉर्म का अंडा पैरासिटॉइड है, तो इसके जो हम ट्राइकोकार्ड बनाते हैं इसको कपास की पत्ती खड़ी फसल में पत्तियों पर लगा दें या ट्राइकोग्रामा ब्राजीलियंसिस को खेत में छोड़ दें। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज हम आपको बताएंगे एक बहुत ही नकदी फसल की खेती के बारे में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एलोवेरा की खेती की। जी हाँ, एलोवेरा, इसकी मांग बहुत अच्छी चल रही है बाजार में, जिसके चलते अगर हमारे किसान इसकी खेती को अपनाते हैं तो अपने मुनाफे को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो क्या है इसकी खेती करने का सही तरीका, बताते हैं आपको सेगमेंट विज्ञान और किसान में। एलोवेरा को ग्वार पाठा भी कहते हैं। इसे सिंचित या फिर असिंचित दोनों अवस्थाओं में उगाया जा सकता है। इसका जेल यानी लसलसा गुदा ही काम का है। इसी से जूस और दूसरे उत्पादन बनते हैं। समय पर सिंचाई करेंगे तो ज्यादा जेल मिलेगा। एलोवेरा को बरसात में लगाया जाता है और इसके कंदों को ही बोया जाता है। पौधों और कतारों के बीच 1-1 मीटर का फासला रखते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर में करीब 40,000 पौधे रोपे जा सकते हैं। कमाल की बात यह है कि एक बार बुआई के बाद 4-5 साल तक पत्तियां मिलती रहती हैं। सुरेंद्र काकड़े महाराष्ट्र में सतारा जिले के रहने वाले हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। पढ़ाई के बाद उन्होंने कंसल्टेंसी एजेंसी खोली, लेकिन बाद में एलोवेरा के गुणों से प्रभावित होकर खेती में आ गए। सुरेंद्र ने ऐसे ही खेती नहीं शुरू की, बल्कि पहले पूरी रिसर्च की और जब पूरा कारोबार समझने के बाद ही काम शुरू किया। बाद में उन्होंने प्रसंस्करण भी शुरू किया।
हालांकि शुरू के 6 महीने उन्हें खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी और ऐसा ही हुआ। आज उनकी एक प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें वो अपनी फसल का तो प्रसंस्करण कर ही रहे हैं, दूसरे किसानों से भी एलोवेरा खरीद कर नए नए उत्पाद बना रहे हैं। प्रसंस्करण के दौरान सबसे पहले पोटेशियम में डालकर गर्म पानी से धोते हैं, फिर टुकड़े करेंगे, टुकड़ों को गर्म पानी में डालते हैं और कुछ समय बाद उनसे जेल निकालते हैं। जूस निकालने के लिए जेल को ब्लेंडिंग मशीन में डालेंगे, फिर जूस को 70 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे। छानने के बाद इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे और ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इस तरह से ये उत्पाद बनकर तैयार हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल सौंदर्य और दवा बनाने में किया जाएगा। सिर्फ फसल उगा लेना और प्रसंस्करण के जरिए उत्पाद तैयार कर लेना ही काफी नहीं था, बल्कि ज्यादा कमाई के लिए अच्छी मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। सुरेंद्र काकड़े ने हर पहलू का बारीकी से जायजा लिया और बेहतर मार्केटिंग से कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फसल लगाने के बाद किसान आमतौर पर एक बार कटाई कर लेते हैं और बात खत्म है, लेकिन एलोवेरा को अगर एक बार लगा लिया तो साल भर फसल मिलेगी और हर महीने कमाई होगी। तो ये था सेगमेंट विज्ञानों के साथ। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप।
रासायनिक उर्वरकों की बात करें तो ये हमारे देश की मिट्टी को कमज़ोर बना रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी फसलों को भी प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में इसके खिलाफ अब आवाज़ें मुखर हो रही हैं, साथ ही साथ कई विकल्प भी तैयार किए जा रहे हैं। एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है, बताएं वो आपको, वो है वर्मी कंपोस्ट। जी हाँ, हमारे कई किसान अब वर्मी कंपोस्ट खुद भी तैयार कर रहे हैं और इसकी बिकवाली करके अच्छा मुनाफा भी अर्जित कर रहे हैं। ऐसा ही कर रहे हैं आज के हमारे सफल किसान नितिन। आइए उनकी दास्तान उन्हीं से जानते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर उत्तम जैव उर्वरक है। इसे केंचुओं के माध्यम से वनस्पतियों को विघटित करके बनाया जाता है। खास बात यह है कि गोबर खाद की तरह इसमें बदबू नहीं आती। नितिन महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं और इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 15 साल तक कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी करने के बाद इन्होंने अपना खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। इस तरह 2020 में नौकरी से इस्तीफा दिया और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई। यूनिट लगाने से पहले इन्होंने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण भी लिया। 2020 में एक अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ यूथ इन एग्रीकल्चर करके 5 दिन का मैंने स्किल का ट्रेनिंग KVK नारायण गाँव में लिया था। वो ट्रेनिंग करते समय ऑलरेडी हमने 30x60 छोटे शेड में वर्मी कंपोस्टिंग चालू किया था। रूरल एरिया में उसका बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा था। तो हमने स्टार्ट करते टाइम पहले 2 सेगमेंट कर लिए। एक सेगमेंट था एक अर्बन सेगमेंट और एक रूरल, ये 2 सेगमेंट पहले से डिसाइड किए थे। तो वो सेगमेंट को कैसे हिट कर सकते हैं, तो वो ट्रेनिंग में जो हमारा लैकुनस था, मतलब प्रॉब्लम क्या था कि वर्मी कंपोस्ट तो सभी लोग बनाते हैं, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो ज़्यादा ज़मीन वाले हैं या फिर जिसके पास अपना खुद का जानवर है, वो लोग, बहुत से लोग इंटरेस्टेड है वर्मी कंपोस्ट बनाने में। बट उसको एनरिच करके कैसे हम अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, वो ट्रेनिंग हमें KVK नारायण गाँव से मिला। ट्रेनिंग में जैसा सिखाया था वैसे बेड बना के एक 200x50 का एक शेड बना लिया। 25 टन्स का कैपेसिटी का हमारा कैपेसिटी है, मंथली कैपेसिटी 25 टन हम वर्मी कंपोस्ट निकाल सकते हैं। हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कम जमीन में ज्यादा उपज के लिए वो ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन उर्वरकों का इतना ज्यादा उपयोग कृषि के लिए भी हानिकारक है और पर्यावरण के लिए भी। इससे छुटकारा पाने के लिए रसायनों को खेतों से बाहर करना होगा, लेकिन ये काम एकदम ही कर देना सही नहीं है, बल्कि रासायनिक उर्वरकों की मात्रा में धीरे धीरे कमी लानी होगी और उसकी जगह वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक खादों की मात्रा बढ़ानी होगी। ऐसा करने से उपज भी बनी रहेगी। नितिन भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। डे 1 से हमने ऐसा बोला नहीं कि आप सिर्फ ऑर्गेनिक पे कंसंट्रेट करो, तो आप 70-30 60-40 ऐसा प्रोग्राम करके अगले 5 साल के लिए हम कैसे सॉइल को फर्टाइल कर सकते हैं, वो दिमाग में रख के हमने ये प्रोग्राम मतलब ये एक्सपेंशन हाथ में लिया। 2020 में ट्रेनिंग के बाद हमने एक्सपेंशन किया। उसके बाद रूरल का माउथ पब्लिसिटी से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट रूरल फार्मर का मिल रहा था, पर चैलेंज वही था कि मार्केटिंग तो मार्केटिंग का भी हमने 2 सेगमेंट में डिवाइड करने के बाद, अर्बन और रूरल करने के बाद, अभी मार्केटिंग का भी हमने अच्छी तरह से अचीव किया है। मतलब हमारा सिटीज़ में भी 1-2-5 किलो में पैकिंग में वर्मी कंपोस्ट जाता है और रूरल में 40 kg का पैक है वो जाता है। उसके बाद KVK की टीम रेगुलर टच में थी हमारे। बाद में हमने फॉस्फो कंपोस्ट करके एक कंपोस्ट इंट्रोड्यूस किया, या फिर वर्मी वॉश उसका कैसे एनरिचमेंट कर सकते हैं। ये 2-4 चीज़ें करने के बाद, या फिर जीवामृत हो, तो जीवामृत है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में है उनको बढ़ावा देके 20-30% अपना इल्ड फार्मर कैसे बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ पे कंसंट्रेट करके हमने वो 4-5 चीज़ जो मार्केट में लाई। नितिन की वर्मी कंपोस्ट यूनिट में नारायण गांव कृषि विज्ञान केंद्र की बड़ी भूमिका रही है। यहीं से इन्होंने आर्या कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
आर्या केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम है जो कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों के अलावा सेवा क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए खासकर ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित कर रहा है। केंचुओं का खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन के लिए हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। इसके अंदर हम किसानों को खाद कैसे बनाया जाता है, खाद के लिए क्या क्या करना पड़ता है, शुरुआत से हम मार्केटिंग की तरफ क्या क्या करना होगा, इसका पूरा ट्रेनिंग हम किसान भाइयों को देते हैं। इसके लिए हम हमारे नज़दीक के किसानों को एक संदेशा भेज के ट्रेनिंग का शेड्यूल देते हैं और उसमें किसान भाई हमारे केवीके के आकर वो वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन का ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग हम 5 से 6 दिन का रखते हैं आर्या के प्रोजेक्ट के अंदर, और स्किल ट्रेनिंग के अंदर ये 25 डेज यानी कि 25 दिनों तक हम वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन का यूनिट कैसे सस्टेन होगा फार्मर के लिए, अपने खेती के लिए और बिजनेस के लिए हम बड़ा प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, इसका पूरा ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया जाता है। उसके हम नव युवकों को ज़्यादा प्रोत्साहन करते हैं, यानी कि वो कृषि क्षेत्र में आए और अपना कृषि क्षेत्र में आके अपना छोटा या बड़ा कारोबार शुरू कर सके। इसके लिए हम कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से उनको सहायता भी करते हैं। उसके लिए हम पहले उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के अंदर वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुओं का खाद है वो हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना होगा, उसके लिए हमें कौन कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करना है, केंचुओं की कौन कौन सी जातियों का इस्तेमाल करते हैं, ये सभी चीज़ें हम ट्रेनियों को देते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग होने के बाद जो मटेरियल खाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए हम फार्मर्स को क्या क्या चीज़ें लगती है उसके बारे में डिटेल्स बताते हैं। उसमें गोबर आता है और अपने जो पीक रहते हैं खेती में जो हम पीक लेते हैं उसका काड़ी कचरा रहता है, उसका भी इस्तेमाल हम एक केंचुओं का खाद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद वो हमें फार्मर्स को उनके यहाँ पे कौन से मॉडल का या कौन से पद्धति का वर्मी कंपोस्ट यूनिट होना चाहिए, केंचुओं का खाद का पूरा प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, उसके लिए भी हम किसान भाइयों को डिटेल्स में देते हैं। उसके लिए हम शेड कैसा होना चाहिए, शेड में हम प्लास्टिक कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी हम फार्मर्स को बता सकते हैं। ट्रेज की साइज़ क्या होनी चाहिए, शेड की साइज़ कैसी होनी चाहिए, ये सभी बातें किसानों को बतानी पड़ती है। नितिन का कहना है कि एक तरह के कारोबार से काम नहीं चलता है, बल्कि कई कारोबार मिलाकर किए जाएं तो लगातार आमदनी बनी रहेगी। यही कारण है कि वो देसी मुर्गियां भी पाल रहे हैं और आने वाले समय में शेडनेट के क्षेत्र में भी कदम रखने की सोच रहे हैं। नितिन लंबे समय तक कॉरपोरेट से जुड़े रहे हैं। यहाँ का अनुभव वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग में काम आ रहा है। शायद यही कारण रहा है कि उनका काम कम समय में ही चल निकला है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में
आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में दिखाते हैं आपको हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज हम आपको बताएंगे इनाम एप्लीकेशन के बारे में। एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको घर बैठे बैठे ही ये सहूलियत प्रदान करती है कि देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं, आप उनका हाल जान सकते हैं। अलग अलग जिन्सों के बाजार भाव की स्थिति का जायजा आप ले सकते हैं। बस इसमें आपको करवाना होता है एक रजिस्ट्रेशन। तो क्या रहती है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, आइए आपको बताएं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के जरिए।
कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। और इसके अलावा आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।